मंच पर मौजूद नेताओं से जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले चेहरा दिखा दीजिए। बीजेपी के नेता अनुराग शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप शर्मा हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ किसान नेता साबित मलिक जी मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं राजेंद्र सिंह विदुर जी, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी के नेता। और सबसे ज्यादा खबरों में इस वक्त आप ही की पार्टी है। हो क्या रहा है? इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में बीजेपी के साथ जाने की तैयारी? देखो, अभी कोई फाइनल नहीं है। अभी सभी पार्टी जो वजूद वाला नेता होता है, जैसे चौधरी जयंत है, पश्चिम में हमारा दबदबा है, तो सब पार्टी वाले हमसे बात करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, सब पार्टी वाले आ रहे हैं, मतलब बीजेपी वाले जा रहे हैं? जयंत चौधरी बीजेपी की मजबूरी है? देखिए, आपने सवाल किया गठबंधन का, विदुर जी से भी आपने पूछा। जो 20 पार्टी, जो संगठन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से संबद्ध होकर देश में काम करना चाहेगी, ऐसे सभी दलों का स्वागत है। ना, वो तो कह रहे हैं ये डोरे डाल रहे हैं, मतलब घुमा फिरा कर तो उन्होंने ये कहा बीजेपी वाले डोरे डाल रहे हैं आरएलडी पर। जीतने के लिए आरएलडी का साथ जरूरी बीजेपी को। सबका साथ सबका विकास, एक ही तो मूल मंत्र है इस देश के काम करने का। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उसी विश्वास के नाते अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ देश के विकास में सहयोग करना चाहता है तो क्या बुराई है इसमें? बिल्कुल। इस बीच एक भाषण शुरू हुआ है, सीधे आपको लेकर चलते हैं, जरा सुनते हैं। प्रतिपक्ष से जहां आर्या जी ने अपनी बात रखी, वहीं सुमित हरदेश जी ने, तिलक राज बेहड़ जी ने, आदेश चौहान जी ने, विक्रम सिंह नेगी जी ने, हरीश धामी जी ने, इंजीनियर रवि बहादुर जी ने, श्री वीरेंद्र कुमार जी ने, प्रीतम सिंह जी ने, श्री भुवन कापड़ी जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। इसके अतिरिक्त कोई छूटा तो नहीं? प्रेम सभी लोगों ने, सभी ने अपनी यहाँ पर इस सार्थक चर्चा में भाग लिया। मैं आभारी हूँ सबका कि ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है और वास्तव में ये देवभूमि उत्तराखंड को इसका सौभाग्य मिला। और जिस प्रकार से भारत एक हमारा बहुत बड़ा देश है, अन्य बहुत बड़े प्रदेश हैं, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका हम सबको एक इतिहास लिखने का और देवभूमि से देश को दिशा देने का अवसर इस सदन के प्रत्येक सदस्य को आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मिला। और मैंने पहले ही कहा कि ये सामान्य विधेयक नहीं है, बल्कि एक भारत की एकात्मकता का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था, देवभूमि उत्तराखंड से आज वही अवधारणा साकार रूप लेने जा रही है, धरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्षा के साथ कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ें। मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारी उत्तराखंड की ये विधायिका, जहां हम सब पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक इतिहास रचने जा रही है। और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए न केवल इस सदन को, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को आज गर्व की अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सदन में, इस ऐतिहासिक सदन की कार्रवाई में उपस्थित सभी हमारे विद्वान साथियों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें यहाँ पर अभी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और स्वप्न को साकार करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे और इसके लिए हम एक
ड्राफ्ट कमेटी बनाएंगे। और हमने सबसे पहले सरकार बनने के बाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, मौका दिया, और हमने सबसे पहले काम कमेटी बनाने का किया और कमेटी ने अपना काम किया। कमेटी बनाने से पहले उत्तराखंड के आम विधानसभा चुनाव में जाने से पहले हमने देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था और ये कहा था कि ये देवभूमि है, ये भगवान बाबा बद्री विशाल की धरती है, बाबा केदार की धरती है, आदि कैलाश की धरती है। ये गंगा यमुना देवों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिमग्लेशियरों से आच्छादित और सैनिकों का हमारा ये प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के अंदर कहीं न कहीं अपनी सेवाएं देता है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए, उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और ये प्रस्ताव हमने देवभूमि की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसके लिए हमें अपना आशीर्वाद दिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, विधानसभा में कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो चुनावी वादा किया वो वादा पूरा बीजेपी करके दिखा रही है। ये गौरवान्वित करने वाला पल सभी प्रदेशवासियों के लिए। सबसे बड़ा सवाल जो आज है, क्या जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को झटका देकर एनडीए में शामिल हाथ मिलाने वाले हैं? यहां पर तो अशोक साहब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए खुला है द्वार। ना तो विकास है, विकास 10 साल में काफी बड़ा हो जाता, वो विकास भी मेरे विचार से शायद अभी कहीं गुम है। दूसरी बात, 10 साल का भी नहीं हुआ विकास। हुआ विकास नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। जयंत चौधरी आप लोगों का साथ छोड़कर इनके साथ क्यों जा रहे हैं? मैं दूंगा ना जवाब। जयंत चौधरी कभी भी नहीं जाएंगे, वो बड़े पढ़े लिखे और किसान नेता हैं और जयंत चौधरी जी को अखिलेश जी बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए उनको किसानों की बात कहने के लिए राज्यसभा में भिजवाया गया था। सर, सम्मान की बात पर तो मैं भी आऊंगी, लेकिन पहले जो आपने कहा है कि इनके साथ कभी नहीं जाएंगे, आप जवाब दे दो, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगी। देखिए, एक कबूतर होता है, वो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है और ये सोचता है कि बिल्ली तुझे देख नहीं रही, और बिल्ली आती है और उसको झपट्टा मार के ले जाती है अपने साथ, गर्दन के साथ पकड़ के। बिल्ली कौन है भाई? अब ये तो देखिए, सुनो, मतलब बिल्ली कौन है और कबूतर कौन है, पहले ये बताओ आप। ये जो बिल्ली और कबूतर की आपने यहाँ बात की है, बिल्ली कौन है, कबूतर कौन है? मतलब बात ही हो रही जयंत चौधरी क्या बीजेपी में जाने वाले हैं, तो बिल्ली और कबूतर बता दो। वो कबूतर तो है समाजवादी पार्टी, जो सारी घटनाओं को, सारी स्थिति को देख के भी आंख बंद करके बैठ गई है। और दूसरी बात यह है, विकास की बात अशोक भाई ने की, हमारे मित्र हैं। बिल्ली कौन है? हाँ, बिल्ली भी बता देंगे, अभी तो आप शो आगे बढ़ने दीजिए, सारी बात बताएं। बता नहीं पा रहे, आप फंस गए हैं, आप बिल्ली और कबूतर वाली मिसाल देकर। बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप जानते हैं नीतीश कुमार भी अभी अभी पाला बदलकर एनडीए में शामिल हुए हैं। इंडिया गठबंधन को करारा झटका देकर बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली है। मुख्यमंत्री वही हैं और मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तस्वीर देख रहे हैं आप इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार एक बार एनडीए में आए और नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। हालांकि लगातार ये सवाल बना रहा कि आखिरकार नीतीश कुमार की आगे के लिए रणनीति क्या होगी। नीतीश एक बार फिर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, महागठबंधन को छोड़कर जो बीजेपी के साथ आए हैं, तो कितने समय तक ये साथ बना रहेगा? इन तमाम सवालों को लेकर सुगबुगाहट लगातार जारी। लेकिन इस सब के बीच नीतीश की तरफ से यह आश्वासन बार बार दिया गया कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं है। एक तरीके से घर वापसी नीतीश कुमार की हुई है। बीजेपी नेताओं की तरफ से यह कहा गया, जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया वो बिहार के लोगों के हित में लिया है। और ये वो तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरीके से गर्माहट के साथ दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात करते हुए। क्या नीतीश की ही राह पर जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन को झटका देने वाले हैं? जयंत चौधरी एक पढ़े लिखे, समझदार और किसान नेता हैं। वो कभी भी जो है इस तरह का झटका नहीं देंगे। सर, नीतीश कुमार भी इंजीनियर हैं,
पढ़े लिखे हैं। नीतीश कुमार भी जब तक आपके साथ में सुलझे हुए ही थे मेरे ख्याल से। अब मुझे पता नहीं आपकी क्या उनके बारे में राय होगी। मैं बता रहा हूं, वो पलटू राम है। पलटू राम है, 9 बार वो जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, और इसके बाद भी अभी फ्लोर जयंत चौधरी आप कह रहे हो नहीं जाएंगे? जयंत चौधरी नहीं जाएंगे। फ्लोर टेस्ट में क्या? फ्लोर टेस्ट में जो है नितिन जो है फेल हो जाएंगे। आने वाली 12 तारीख को आप देख लेना। तो मुझे लग रहा है अंदर की कोई खबर दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपके पास है क्या? कोई खेल कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है क्या? आपके अपने विधायक तो बचे रहेंगे ना, उनको आप लोगों को हैदराबाद भेजना पड़ रहा था बचा बचा कर। उन्हीं के जो विधान मेंबर हैं वो ही शामिल हो रहे हैं इस समय आरजेडी के साथ में, और जीतन मांझी जी उनके साथ में आ रहे हैं। अभी हिंदुस्तान की खूबसूरती आप देखिए, बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश शामली में खड़ा हुआ नेता जो है उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान देगा, इनसाइड स्टोरी आपको बता देगा। फिलहाल इंतजार, क्योंकि 12 तारीख है जब नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट पास करना होगा। उसको लेकर यहाँ पर प्रश्न कांग्रेस के नेता की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जहां हम खड़े हैं वहां पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। भाई जयंत चौधरी जा रहे हैं मतलब? ऐसा है रोमाना जी, कुछ दिन पहले अभी तक ये सब बीजेपी वाले कहते थे वो तो अकेला शेर है, अकेला लड़ता है। ये कितने लोग इकट्ठे हो गए? मतलब किसके लिए? मोदी जी के लिए। और इन्होंने एक बात कही थी थोड़े दिन पहले कि चौधरियों की चौधरात खत्म कर देंगे। अब ये चौधरियों के चरणों में आ रहे हैं, और अमित शाह को इस कैराना में आके घर घर पर्चे बांटने पड़े चौधरियों के चक्कर में। और अभी कोई फैसला नहीं है, और जो कहते थे अकेला है अब वो घर घर घूम रहा है कि भाई आओ मेरी कुर्सी कैसे बचा लो। ना ना, अकेला जो दम भर रहे थे अब उन्हें साथी चाहिए, और चौधरियों के चरण में आ गए, ये कहा जा रहा है। वहां से सुना ना? ये भाषा तो हमारे सवित भाई की है कि चरण में आ गए हैं, लेकिन राजनीतिक नजरिया ऐसा नहीं होता। और क्योंकि मैंने अभी राजनीतिक नजरिया क्या होता है? वो नीतीश कुमार के लिए कि दरवाजे अब कभी नहीं खुलेंगे जी, दरवाजे बंद हो गए हैं जी, और फिर कुर्सी के लिए नीतीश जरूरी तो दरवाजे खुल गए जी। नहीं, सुनिए, राजनीति टाइमिंग और राजनीतिक विचारधारा और जरूरतों का खेल है। क्या जब नीतीश कुमार कांग्रेस के या लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार बना रहे थे तब भी आपने सवाल किया था? तब तो शायद आपने नहीं किया। हम तो सबसे सवाल करते हैं। अब मुझे नहीं पता आप कितना देखते हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं टाइमिंग और जरूरत का खेल है राजनीति, तो फिलहाल ये जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ आ रहे हैं, ज्यादा जरूरत किसकी, जयंत की या बीजेपी की? जयंत की जरूरत है ज्यादा सबको। अच्छा, जयंत की जरूरत है सबको, बीजेपी की जरूरत नहीं है जयंत को। क्यों? जयंत जीत नहीं पाते हैं बिना बीजेपी के? पिछली बार जब सांसद जीते थे 2009 में आपकी पार्टी के, तब बीजेपी के साथ ही तो थे ना। मोदी चरणसिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह उसे मंत्री रहे। क्या जयंत की ताकत किसान की ताकत नहीं है? ये किसान की ताकत है, तो क्या किसान की ताकत के आगे बीजेपी झुक रही है? चौधरियों की ताकत, किसानों की ताकत, बीजेपी को झुकना पड़ा है? किसान की ताकत का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। झुकने में और सम्मान करने में दोनों बातों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को अन्नदाता मानती है, किसान की विचार, इसलिए किसान सम्मान निधि देती है। सवाल है आप लोगों के, शामली की जनता क्यों, क्या ये गलत है? किसान सम्मान निधि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं इसीलिए किसान सम्मान निधि भी देते हैं ना। जल्दी से नीचे चलते हैं, जनता के बीच आराम से, चिल्लाना नहीं है, बात रखनी है। सर लड़ने नहीं आए, बात करने आए। दिल्ली किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने 750 किसानों की शहादत ली है। उसे किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और किसान सम्मान निधि कहाँ 2022 में तो जिता दिया, यूपी में जीत कर गई है बीजेपी। किसान सम्मान निधि की कहाँ बात कर रहे? किसान को किसान की फसल का वाजिब दाम दे दें, एमएसपी की गारंटी दे दें। किसान सम्मान निधि हम देंगे, जितने पैसे मोदी जी देते हैं इतने पैसे हम सरकार को देंगे। अनुराग जी, ये तो बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब हमें एमएसपी की गारंटी दे दो, फिर किसान सम्मान निधि हम दे देंगे इन नेताओं को। उसका जो भी चैनल है, जो भी प्रोसेस है, जो भी व्यवस्था है, सरकार बार बार किसानों के प्रतिनिधियों के साथ, किसान संगठनों के साथ बात करती है, उनके साथ विचारधारा को संबद्ध करती है। दूसरी बात, पहली बात ही पर पहले बात होगी ना, एमएसपी गारंटी। हाँ जी रोमाना जी, जब 13 महीने आंदोलन चला उसके बाद भी वादा करने के बाद इन्होंने सारे वादे तोड़ दिए, कुछ नहीं दिया। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, सम्मान निधि जो देते हैं उसका होल्डिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, सब करते हैं। उद्योगपतियों का इतने 1000 करोड़ माफ कर दिया, उसका प्रचार क्यों नहीं करते ये लोग? ठीक है, बताइए, इस पर जवाब दे दीजिए। अब आप एक बात सुने, किसान भी देश की जरूरत है और उद्योगपति भी देश की जरूरत है। क्या उद्योगपति के बिना देश चल जाएगा?
दोनों एक ही शरीर का हिस्सा हैं। जितना महत्वपूर्ण किसान है उतना महत्वपूर्ण उद्योगपति है। अब आप लोगों को कॉम्प्लेक्स क्यों है उद्योगपतियों से? भाई वो भी तो देश निर्माण में भागीदार हैं। जिस वक्त कोरोना आया, पूरे देश का आदमी अपने घरों में सो रहा था और हमारे देश की जीडीपी माइनस में जा रही थी, उस वक्त किसान खेतों में काम कर रहा था और 3.5% की ग्रोथ किसान ने दी है। किसान को क्या दिया आपने 10 साल में, बताइए? ठीक है, जवाब माफ किया आपने। जब देश में कोरोना था, तब जब लोगों के पास काम नहीं था, तब भी उद्योगपति इसी तरह जैसे आज काम कर रहा है देश के लिए आगे आया था और हजारों करोड़ रुपए बड़े बड़े जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने लोगों की मदद। ठीक है, जल्दी से नीचे चलते हैं। शामली के लोगों के बीच सवाल किसके हैं? हाथ उठाइए। जी 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 जी। मैडम, हम एक बात पूछना चाहा अपने अनुराग भाई से, बीजेपी से हाँ जी, कि हमारे यहाँ 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, जो आपने भी कही कि वो मोदी की गारंटी है। ठीक है। उन्होंने यहाँ ये कहा था कि 14 दिन में भुगतान होगा, आपका गन्ना इधर पड़ेगा, इधर आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। यहाँ 96 दिन तक गन्ने का आंदोलन चला और उसका पिछला भुगतान अगर आज तक बीजेपी ने करा दिया हो तो हम बीजेपी के एहसानमंद हो जाएंगे। अगर एक पैसा भी 200 करोड़ 214 करोड़ रुपए आज भी पिछले सीजन के बकाया है। मैं जवाब लेती हूँ। अनुराग जी जवाब दीजिए। ये किसानों को बहुत नाराजगी और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और एक बात और है जो किसानों से मुझे सुनने के लिए मिलती है, मैं वो सवाल भी आपके सामने रख रही हूँ कि बाकी राज्यों की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बिजली सबसे ज्यादा महंगी यहाँ पर, और गन्ने की एमएसपी बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ सबसे कम दे रही है सरकार। चलिए ठीक बात है। अभी हमारे ठीक बात है ना? नहीं, आपकी बात को मैंने पूरा किया है, ठीक नहीं कहा है आप। मतलब ऐसा ही हो रहा है ना, बिजली के रेट ज्यादा है और एमएसपी कम है। आप सुने मेरी बात। हरियाणा के मुकाबले यहाँ एमएसपी कम है, ज्यादा है। अब आप यूपी की बात करें, अब तो आप लोकसभा कैराना पे खड़ी है, हरियाणा की क्या बात करें? तुलना तो कर रहे हैं ना, यूपी के ही किसान तुलना कर रहे हैं। सवाल तो यही था ना मेरा। हमारे जो भाई साहब ने पूछा किसान मूल्य जो भुगतान का है, उस पर हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं कि किसान का जो भुगतान है वो जितना जल्दी हो उतना जल्द से जल्द हो। लेकिन आप किसान के भुगतान पे आवे, भाजपा की इस सरकार से पहले लगभग 1,56,000 करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने समाजवादी का जो बकाया था उसका गन्ना भुगतान भी भाजपा ने किया। कितना दोबारा बताइए। 1 लाख? उसका टेंटेटिव फिगर देखिए, एग्जैक्ट फिगर में कोट नहीं कर सकता। टेंटेटिव बताइए ना। लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो गन्ना भुगतान था। जो 2 सरकार का बकाया था वो भारतीय जनता पार्टी। और अभी कितना बकाया बचा हुआ है आपकी सरकार? अब वो तो आप बताइए, हम तो बताओ ना। आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप ही बता दो आंकड़ा। नहीं, सुनिए, हम कह रहे हैं कि दोनों सरकार का बकाया भुगतान भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। आप लोगों ने इतनी खराब व्यवस्था छोड़ी थी, वो कह रहे हैं हम तो व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ये पिछली सरकार है समाजवादी पार्टी, आपसे पहले कौन बीएसपी थी ना, वो सबको घेर रहे हैं। मैं कहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई सरकार नहीं बोलती। क्यों अशोक जी? वो मैं बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी सहारनपुर आए थे, वो किसान भाई ने कहा कि 14 दिन में भुगतान करेंगे। बिल्कुल झूठ, 100% झूठ। खाद के कट्टे से 5 किलो इन्होंने यूरिया निकाल लिया, इसके बाद 5 किलो फिर निकाल लिया, किसान के 20 रुपए बढ़ाए और 26 रुपए का कट्टे से यूरिया चोरी कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। रही व्यापारियों की बात, 25 लाख यानी कि 24,95,000 करोड़ रुपए पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने माफ किया है। 24,95,000 करोड़ रुपए इन किसानों को नहीं पता, जबकि शामली मिल का 214 करोड़ रुपए किसानों को दे नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। ये मोदी जी की गारंटी है। रही पिछली सरकारों की बात, कब तक रोना रोएंगे इस पिछली सरकारों का? 10 साल इनको राज करते हुए हो गए। मुझे ये बता दें कि शामली में इन्होंने गेहूं के रेट बढ़ाए हों, इन्होंने मुंजी के रेट बढ़ाए हों, इन्होंने गन्ने के रेट बढ़ाए हों। ये अनुराग जी, ये तो बड़ी इन्होंने आरोप लगा दिया आप पर। देखिए, समाजवादी का काम केवल आरोप लगाने से ही चला है। आरोपों में दम नहीं है? नहीं, अगर ये आरोपों में दम नहीं है। बिल्कुल निराधार आरोप निराधार हैं जो लगाए जा रहे हैं। जी हम ये कह रहे हम किसानों के साथ हैं। भाई आपको साथ की जरूरत नहीं है हमारे। हम ये कह रहे आपको प्रशासन की जरूरत है। एक छोटा सा मिल आपके कहने पे पैसा नहीं दे रहा। बीजेपी से पैसा नहीं चाहिए हमें मिल से पैसा चाहिए, बीजेपी को पैसा नहीं देना। सरकार का आश्वासन था कि 14 दिन में दिलवा देंगे, वो करवा नहीं पा रही सरकार। ये मिल, एक छोटा सा मिल इनके कहने पे पैसा नहीं देता, क्या गारंटी है इनकी? ठीक, क्या सवाल है, किसके लिए? मेरा सवाल समाजवादी सरकार से है और कांग्रेस सरकार से है। अब सरकार में तो ना समाजवादी है ना कांग्रेस है, ना यूपी में ना दिल्ली में।
सरकार पहले तो थी इनकी, हाँ पार्टियों से है। तक इनका विरोध था, अब तक इन्होंने मुसलमानों को एजेंडा बना रखा था। 2013 के अंदर जब दंगा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो मुस्लिम समाज का हुआ है। 2013 के दंगा के अंदर जब मुस्लिम मारा गया तो समाजवादी सरकार ने 20 लाख रुपए का मल्लम, 10 लाख रुपए की जनाजे की चरपाई देने का काम किया है। और अब भी क्या दूरीकरण, उसके बाद आप, सवाल क्या है? मेरा मुद्दा है, क्या आपने मुस्लिमों का पेंडा छोड़ के क्या मुस्लिमों का विकास करोगे आप? मुसलमानों का विकास समाजवादी पार्टी नहीं करती है, सिर्फ वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को देखते हैं आप लोग, ये आरोप है उनका। देखिए, समाजवादी पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक सभी की पार्टी है। और शायद भाई साहब को जानकारी नहीं है, अभी पीडीए चला हुआ है हमने, गांव-गांव हमारी पार्टी पहुंच रही है। पीडीए का मतलब है, मैं इनको भी बता दूं, पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ठीक है, उनके लिए हम सब योजनाएं लेके आए। कह रहे हैं जबानी जमा खर्च करते हैं ना आप। देखो ऐसा है, ये भाई ना तो अखबार पढ़ते, ना इनको जानकारी है किसी चीज की। जो आदमी 2013 का मुद्दा उठा रहा है, उससे पूछिए कि 2013 के बाद यहाँ कितने चुनाव हुए और सभी हिंदू और मुसलमान ने एक जगह प्यार से वोट डाला। ठीक है, मैं जल्दी से और जनता के बीच चलते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। आपका क्या सवाल है, किससे सवाल है? मैडम, मेरा समाजवादी सरकार की ये पार्टी वालों से सवाल है। चौधरी साहब अभी बता रहे थे, जब 2011 में 2 व्यापारियों की सरेआम हत्या होगी तो आज उस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते कि वे हत्याएं बंद क्यों होगी? आज बताओ, किसी भी व्यापारी की कहीं हत्या हो रही, कोई उपरन हो रहा, कोई दंगा हो रहा, कुछ हो रहा, जो आप बार बार कह रहे हैं आप सड़कों का विकास देंगे, रिश्ते। आप ये कह रहे हैं कि आप लोग जब समाजवादी पार्टी सरकार में थे तो फिर कानून व्यवस्था मतलब जीरो, यही कह रहे हैं ना? और कह रहे हैं आप देखिए, आप योगी राज, मोदी राज में कानून व्यवस्था कितनी शानदार, 100%। ये सभी जितनी पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, ये बता देंगे कि 112 नंबर जो इन्होंने नाम बदल के 100 नंबर अखिलेश जी ने चलाई थी, वो 100 नंबर समाजवादी पार्टी ने चलाई थी और उसी की वजह से क्राइम रुका है। उसी की वजह, क्राइम इनकी वजह से रुका, समाजवादी पार्टी की वजह से क्राइम रुका। जवाब दूंगा अभी, क्योंकि अशोक भाई ने कहा पीडीए चला रखा, तो स्वर्णों की वोट तो इनको चाहिए नहीं, ना बनियों की वोट चाहती, ना ब्राह्मणों की, ना ठाकुरों की, तो क्योंकि इनको स्वर्ण जाति से भी नफरत है। एक तो विषय ये है, स्वर्ण जाति से भी नफरत है। देखिए, उन्होंने घेर लिया आपको, आप पीडीए की बात करते हो। मैंने आपको बताया, ये जो पार्टी है ये सभी धर्मों का, अनुराग जी का चेहरा दिखाइए ना, कितने खुश हो रहे हैं घेरने के बाद। सभी धर्मों का, सभी जातियों का और सभी व्यापारी और किसानों का सम्मान कर। बात सिर्फ पीडीए की क्यों? सवाल तो ये ना चाहो, और किस किस के सवाल है? जल्दी से हाथ उठाइए, जल्दी से। ये पीडीए भी सब ढोंग है, ये बता रहे हैं कि मुस्लिम हम साथ जो पीडीए ढोंग है, पीडीए ढोंग है। सर जवाब तैयार रखिएगा। और किसका सवाल है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाथरस हुआ था, उसके पे ऊपर क्या बात है बताने जा रहे हैं आप? अच्छा, कानून व्यवस्था मतलब कह रहे 100% नहीं। हाँ जी पापा जी, आ जाओ, क्या सवाल है? हमारा ये सवाल है, केंद्र से भी ये जो नहर का पानी है ये केंद्र का है, प्रदेश सरकार का नहीं। और हमारी एक नहर यहाँ से गंदेवड़े तक पर एक सार करती 30 किलोमीटर नहर का पानी आता नहीं। हम मुंजी लगावे, डिप ट्वेल चलावे, गेहूं बोओगे, डिप ट्वेल चलाओगे। पानी की समस्या है, नहर का पानी नहीं मिल रहा। ये बीजेपी वालों ने किया। बीजेपी वालों से सवाल, नहर का पानी नहीं मिल रहा है, उधर से पीडीए वाला आप बात करके ढोंग कह रहे। 1 मिनट आ रही हूँ। हाँ जी हाँ, ये वो नहर है, जब दिल्ली बही थी उसको लेकर जो चर्चा उठी थी कि नहर एक तरफ बंद पड़ी हुई है और पानी ज्यादा आ गया जिससे दिल्ली डूब गई, उसकी बात हमारे चौधरी जयपाल सिंह जी उठा रहे। वो जो हथनीकुंड बराज से पानी जो जाता है, वहीं से ये नहर आती है और वो नहर पूरी ब्लॉक पड़ी है, उसमें पानी नहीं आता। ये क्या खेल है सर? यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहर में पानी नहीं आ रहा। अच्छा, बारिश ज्यादा हो जाएगी, वो फिर हथनीकुंड बराज का गेट खोल देंगे, दिल्ली में हम डूब जाते हैं। अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात की, उस सवाल का भी मैं आपको जवाब दूंगा। हाथरस कांड की बात करी, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो गोली है, अब वो विकास दुबे की छाती में लगे या अतीक अंसारी की छाती में लगे, दोनों में अंतर नहीं है। और सुनिए, पहले जो सरकारें थी अपराधियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, कांग्रेस को आपको याद होगा रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाई थी कांग्रेस ने। रही बात पानी की, बिजली और पानी उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और केवल आरोप अनारोप बेबुनियाद आरोप है इनके। नहर वाले बेबुनियाद आरोप हैं, वो कह रहे हैं आप लोग जबरदस्ती की राजनीति कर रहे हैं। खैर, आप जाके सर्वे कर लो। दूसरा जो ये गुंडा राज की बात कर रहे हैं, अजय टेनी, जिसको पूरा किसान देश का सबके सामने
उसकी गाड़ी का नंबर है, उनका लड़का है, सब कुछ हो गया, उसको क्या कर पाए? उसको केंद्रीय मंत्री बनाए बैठे हैं। क्या इनके पास अपराधी छवि के? नहीं, बेटे के गुनाह की सजा पिता को मिल जाएगी क्या? ये कौन सा कानून है देश का? उनके ऊपर भी केंद्र सरकार में 2 गृह राज्य मंत्री है, दोनों अपराधी है, दोनों पर मुकदमा चल रहा है। इनके पास क्या सही आदमी नहीं है मंत्री बनाने के लिए? ये तो बड़े आरोप लगा दिए इन्होंने आप पर। देखिए, आपने ही खुद उनके सवाल का जवाब दे दिया। बेटे की सजा बाप को नहीं दी जा सकती। अगर सवित भाई का बेटा है, मेरा बेटा कोई अपराध करेगा तो क्या सजा मुझे मिलेगी? नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर किसी के ऊपर मुकदमा चला हुआ है, जब तक उस पर कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए तब तक उसको अपराधी नहीं माना जा सकता। पूछिए अशोक जी क्या कहेंगे इस बात पे? ठीक है, जवाब दीजिए। ऐसा है क्या इनके पास ऐसा आदमी नहीं है जो अपराधी ना हो, जिस पर मुकदमा नहीं चल रहा? क्या केंद्र में गृह राज्य मंत्री वही बनाए जाएंगे जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे? ठीक है, कुछ और सवाल लेंगे। जनता के सवाल। हाँ जी भाई साहब, खड़े हो जाइए। किससे सवाल है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से है। अल्पसंख्यक समाज के लिए आज तक क्या विकास किया? क्या उनके लिए शिक्षा में काम किया? क्या उनके लिए मकानों के लिए काम किया? क्या उन्होंने स्वास्थ्य के लिए काम किया? आज भारतीय जनता पार्टी हिसाब दे दो। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हिसाब दे। मुसलमानों के वोट लेते हैं ये लोग, काम किया क्या? ये पूछे। 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शामली में आज तक ये कहने के बाद कि वेंटिलेटर लगाएंगे, आज तक एक भी वेंटिलेटर किसी हॉस्पिटल में हो तो मुझे बता दो। रही समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में मेडिकल कॉलेज बनवाए, हर जगह हॉस्पिटल खुलवाए, उस टाइम में दवाइयां मिलती थी। आप ये देखिए जाके क्या व्यवस्था थी शाम। और कांग्रेस ने क्या किया? आप लोगों ने कुछ किया या नहीं? केंद्र में रहे आप लोग? हाँ बिल्कुल रहे। जिस समय मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, दंगे के दौरान हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने। भैया ये मत बताना क्या क्या किया, जो बताया वो सब बेच दिया, आगे मत बताना, ये रिक्वेस्ट है तुमसे। जब देश आजाद हुआ सुई नहीं बनती थी, जब देश आजाद हुआ सुई नहीं बनती थी, आज देश में इतना बनता है। भाई रिक्वेस्ट है, ये मत बताना क्या क्या बनाया, नहीं उसको भी बेच देंगे। हमारे जो है, हमारे अनुराग जी ने बताया कि हमारे जो ये तो अनुराग जी को जवाब देना चाहिए। तो इतना बड़ा हमला उन्होंने कर दिया कि कांग्रेस ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। जब देश आजाद हुआ, कह रहे देश में सुई तक नहीं बनती थी, और सारा श्रेय बीजेपी लिए जा रही है। अब हम बताते हैं आपको। संदीप जी कह रहे कि सुई हम बनाते थे। अरे भाई, जब सरकार तुम्हारी थी तो तुम ही तो बनाते। जब सरकार आपकी थी, आपने शासन किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने कुल पूरे देश में 4 IIT बनाए, हमने 24 IIT बना के दे दिए। नहीं देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, मुझे भी अच्छी तरह ध्यान है कि उन्होंने 16 IIT की थी और मेडिकल कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, सड़कें बनवाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे इतनी चलाई। जबकि इस मोदी सरकार में एक 11,500 किलोमीटर रेलवे लाइन बेच दी। हम शामली में खड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से 7 नेशनल हाईवे यहाँ शामली से गुजरते हैं। इकलौता ऐसा जिला शायद ये देश का होगा। सही कह रही हूँ ना मैं? ये सब अभी हुआ है। 3 नेशनल हाईवे पहले से थे, बाकी पे काम चल रहा। और जितने, अरे झूठो, कितने 3 नेशनल हाईवे आपकी जानकारी नहीं है। दूसरी गोरखपुर में एक सेकंड पहले झूठ और सच का फैसला होगा ना यहाँ पर। आराम से चिल्लाइए नहीं। नेशनल हाईवे के पेड़ भी बेच के खा गए ये लोग। हाँ जी, कौन? समाजवादी पार्टी अगले सरकार 450 करोड़ के पेड़ बेचे, और सारे हाईवे भाजपा की सरकार में बने हैं। और 2-2 फुट गहरे गड्ढों पे चलना पड़ता था सहारनपुर से लेके शामली तक, और मक्खन जैसी हो गई है सड़कें। अभी जब भाई साहब कह रहे थे कि क्या नाम, जब हमने इतने मेडिकल कॉलेज बनाया, ये बनाया, कैराना जो क्षेत्र है जहां पर क्या नाम जो क्राइम और अपराध के मामले में बस भारत में नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या नाम जो है विख्यात था, वही कैराना के अंदर, कैराना विधानसभा के अंदर माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अभी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है जो बन रहा है। इनको बता दो, विपक्षियों को बता दो कि जहां पर क्राइम। जवाब दीजिए। हाँ जी, आ रही हूँ, 1 मिनट। सब बीजेपी वालों ने सब नहीं, उन्होंने ठीक कहा। स्थापना करने में ये सरकार बहुत आगे है, काम पूरे नहीं करती। काम तो पूरा करना इनका मतलब ही नहीं, क्योंकि विकास अभी बड़ा ही नहीं हुआ। विकास पैदा जरूर हुआ था, मगर विकास अभी बड़ा नहीं हुआ। दूसरा, अशोक जी बार यही कह रहे हैं कि 10 साल हो गए, विकास बड़ा नहीं हो पाया अभी तक। जी, अशोक भाई के पास क्योंकि किसी बात का कोई जवाब नहीं। इनका जब सरकार थी और इन्होंने यहाँ सड़कें खोद के डाल दी,
और इनके ठेकेदार छोड़ के भाग गए। उसके बाद भाजपा सरकार की वापसी हुई, हाई कोर्ट में एफिडेविट भाजपा सरकार ने दिया कि इस सरकार को हम बनाएंगे, ये हाईवे जो दिल्ली हमने उतरी। उसके बाद काम आप ही लोग कर रहे हैं, मतलब सब काम अभी 2017 जब से योगी जी आए हैं, 2014 जब से केंद्र में मोदी जी आए हैं, तभी से हो रहा है। हाँ, आपका सवाल, पीछे वालों के भी सवाल लेंगे ना थोड़े। ऐसा है, गुंडे भी खत्म हो गए, सड़कें भी बन गई, हाईवे भी बन गया, मेडिकल कॉलेज हमारे जिले में बन गया। रात के गुंडे खत्म हो गए, दिन के सरकारी गुंडे हमारे पर छोड़ रखे। दिन के गुंडे मतलब सरकारी गुंडे, लोगों का, मैं व्यापारी हूँ, शोषण करने के लिए जिले में सारे सरकारी गुंडे बेलगाम काम कर रहे, कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है। अरे अनुराग जी जवाब दीजिएगा, ये सरकारी गुंडा, ये तो नया टर्म आ गया। हाँ जी, देखिए, मैं समाजवादी और कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है जो हम आपका विश्वास करके आपको वोट देते हैं? खुद पर विश्वास है क्या? खुद तो साथियों की जरूरत पड़ रही है। किससे सवाल है, किससे? सवाल भारतीय जनता पार्टी अनुराग भाई से है। पहले ये अगर कहते हैं कि किसान मजदूर की सरकार है, तो किसानों के साथ इतना अत्याचार क्यों? जब आप सत्ता में नहीं थे, 500 रुपए गन्ने की मांग करते थे, आवारा पशु, ये आप देखो कितने घूम रहे, ये धर्मशाला मतलब बन गई। पढ़ दो बाकी। अच्छा, दूसरी सुनो, 40 किलो खाद का कट्टा, वो इन्होंने 45 किलो का था, 40 का कर दिया, रेट वे वही है। आप प्राकृतिक आपदा घोषणा मुआवजा हमें बाटी बिटी को नहीं मिलता, उल्टा सीधा मुकदमे किसानों पे लगाए जाए। बिजली फ्री कहाँ गई? बिजली फ्री बताओ कहाँ है? वो सारे वादे जो बीजेपी जब विपक्ष में थी तो किया करती थी, लेकिन सत्ता में आकर बीजेपी इन वादों को भूल गई।